शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे देश के जाने माने वास्तुविद राजेंद्र जैन वास्तुकार से। दरअसल राजेंद्र जैन साहब ने इस समय देश भर में वास्तु को लेकर अपने लाखों शिष्यों की एक टीम बना ली है और वास्तु के मामले में वास्तु विज्ञान है और उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इस बात को भी उन्होंने पिछले 20 से 25 साल में प्रतिपादित किया है। आज हम उनसे समझेंगे कि क्या ये ढकोसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग वास्तु को केवल ढकोसला मानते हैं, तंत्र मंत्र से जोड़ के देखते हैं। वास्तु क्या है और वास्तु क्यों जरूरी है, इसे हम समझते हैं। राजेंद्र जैन साहब जो इंदौर में रहते हैं, तमाम सारे इनके शिष्य हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और वास्तु को लेकर कम से कम 8 से 10 देशों में इन्होंने खुद जाके क्लासेस ली हैं। और अब बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे बड़े औद्योगिक घराने वो भी इनसे जुड़ गए हैं, लगातार इनको आमंत्रित कर रहे हैं। राजेंद्र जी, वास्तु को लेके बड़ा भ्रम है समाज में आज भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु के बगैर हिलते भी नहीं हैं और कुछ लोग इसे ढकोसला मानते हैं। वास्तव में वास्तु विज्ञान है, इस बात पर हमें कैसे भरोसा हो? देखिए, वास्तु पूर्णतः ही विज्ञान है, उसमें 0.001% भी विज्ञान यदि आप कहते हैं कि नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता वास्तु को, तो वो दिन और रात को नहीं मानते, वो सूरज और चंद्रमा को नहीं मानते। और जो सूरज और चंद्रमा को मानते हैं और जो 27 नक्षत्रों को मानते हैं, तो वह निश्चित रूप से वास्तु को मानते होंगे, क्योंकि वास्तु ढकोसला है तो फिर सब कुछ ढकोसला है। क्योंकि यदि व्यक्ति जो भी सारी की सारी एनर्जी प्राप्त करता है वह सूर्य से प्राप्त करता है, सारी की सारी एनर्जी, और सारे नक्षत्रों से प्राप्त करता है। सिर्फ और कुछ भी नहीं है, प्रकृति के अनुसार चलना और प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करना और प्रकृति के अनुसार आप अपने निवास, जहां पर जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किस तरह से आप उस स्ट्रक्चर को ग्रेविटेशनल फोर्स के अलाइन करके मैग्नेटिक एनॉमली यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड सन रेज का इफेक्ट कैसे ज्यादा ले सकते हो, इसका नाम है वास्तु। जैसे वास्तु जस्ट लाइक एज एक पिरामिड मान लीजिए। पिरामिड में क्या कोई शक्ति है? नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मतलब उसके 4 फेसेस होते हैं। जब उसको पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में जोड़ दिया जाता है, तो वही पिरामिड में रखी हुई ममी आज विश्व के 7 आश्चर्यों में गीजा का पिरामिड है। कारण क्या है कि उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से वह कितने डिग्री पे जुड़ा हुआ है। चूंकि आपकी सूर्य की किरणों में 7 किरणें निकलती हैं, 7 रंग की। 360 डिग्री से दुनिया घूमी हुई है। 360 डिग्री हुआ, 360 में 7 से डिवाइड करो, कितने डिग्री आया? 51 पॉइंट समथिंग डिग्री। तो पिरामिड जो 51 डिग्री पे जुड़ता है, तो वह पूरी सूर्य की सारी किरणों को कैप्चर कर लेता है और जमीन की पूरी एनर्जी को खींच लेता है। तो उस पिरामिड में रखी हुई कोई भी वस्तु है वो जीवंत बनी रहती है। इसलिए आज फ्यूज कोई भी हो गया हो, आपका सेल डिस्चार्ज हो गया हो और उस सेल को भी रख दो तो आपका चार्ज हो जाता है। मैंने खुद किया है। ठीक इसी तरह से आप अपने शरीर में, जिसमें आत्मा निवास कर रही है, इस बॉडी को चार्ज करना है तो पर्टिकुलर अलाइनमेंट में, पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आपको सूर्य का किरणों का और ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में, उस प्रिंसिपल पे एक स्ट्रक्चर का नाम है वास्तु। वास्तु कोई तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं, व्यवस्थित जीवन जीने की कला का नाम है वास्तु। अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स। ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स। तो वास्तु और भाग्य, 2 चीजों को यदि मैं जोड़ता हूं, कई लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं है तो पर वास्तु क्या कर लेगा। मैं ये दोनों चीजों को भी थोड़ा सा जोड़ के समझने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आऊंगा आम आदमी की भाषा पर, आम आदमी को वास्तु का उपयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने कर्म ऐसे किए ही नहीं है, हमारे भाग्य में है ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना एक आम भाषा में, तो फिर वास्तु क्या कर लेगा। हम कितना भी पूरब दिशा का मकान बना लें, कितनी भी एनर्जी ले लें, जब भाग्य में ही नहीं है तो क्या कर लोगे। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आम पब्लिक का भी होता है कि यदि मेरे भाग्य में ही नहीं है तो हम कैसे, और भाग्य में है
और फिर भी हमें नहीं मिल रहा। मैंने साहब इस दुनिया में ऐसी ऐसी कुंडली देखी, एक बेरसिया में, कि एक ऐसी भाग्यवादी कुंडली मेरे हाथ में आई थी जिसके चारों ही ग्रह उच्च, मतलब शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, और उसके साथ साथ उसमें था शुक्र भी था, सूर्य भी था, चारों उच्च के, और केंद्र में बैठे हुए, और वो दूसरों से मांग मांग के खा रहा, मांग मांग के खा रहा। क्या कारण है? भाग्य में तो था, तुम्हारे भाग्य में। यदि आपका सर बहुत अच्छा भाग्य है, आप वहां से चल के आ रहे हैं, भोपाल से इंदौर आए, और आप काली पट्टी काला चश्मा लगा करके गाड़ी चला लो, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके भाग्य बहुत अच्छा आपकी कुंडली में। जब कुत्ता जमीन में बैठता है तो झाड़ू लगा के बैठता है, ये पुरुषार्थ के खाते में आएगा। जब आप किसी जमीन पर बैठने जा रहे हैं तो आप विवेक के साथ बैठिए कि वो जमीन कैसी है, जागृत है, सुप्त है, बाधित है, सापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस कार्य के योग्य है। इसको आप भाग्य के खाते में नहीं डालेंगे। ये पुरुषार्थ का विषय है कि यदि आपको आपके भाग्य में जो है उस भाग्य का भोग करने के लिए आपको नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों का पूर्णतः पालन करने का नाम है वास्तु। इस यूनिवर्स में 5 एलिमेंट से कंपोज्ड है। आपकी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी हुई है। 5 तत्वों के को बैलेंस करने का नाम है वास्तु। ठीक है राजन जी, मैं आम आदमी की भाषा में पूछूं, कुछ लोगों ने वास्तु को व्यवसाय बना दिया है और उनको कितनी जानकारी है या नहीं है। जैसे मैं एक आम आदमी हूं, मुझे लगता है कि मेरा घर वास्तु के अनुसार होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर विवेक नहीं है। अब मुझे जो वास्तुकार मिलता है मैं ले आता हूं, मैं उसको 10,000, 20,000, 25,000 रुपये प्लॉट दिखाने की फीस देता हूं, फिर नक्शा पास कराता हूं, फिर पैसा ले जाते हैं। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैं दिखा रहा हूं वास्तव में वो मुझे सही सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कई लोग लूट जाते हैं इससे। सर बस इस विषय में मेरे से बात न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सच को ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं और मैं बहुत परेशान। आम आदमी कैसे इस बात की पहचान करे, ये तो बताइए। सर आम आदमी पहचान करता है, लेकिन फिर भी नहीं इंसान को पहचान पाता है। कल एक व्यक्ति मेरे पास रोते हुए आया, बहुत अच्छे से घर में रह रहा था, उसका नाम भी ले देता हूं, विजयनगर में रहता है, नीलेश जैन, जो लाइट का काम करता है। उसने कोई एक व्यक्ति को बुलाया और उसने कह दिया कि इस घर को आज ही छोड़ दो। अच्छा खासा वो स्वस्थ व्यक्ति था और एक माह के अंदर सूख गए दोनों पति पत्नी, रात दिन उनको नींद आना भंग हो गई। ये वास्तु दोष ये दिमाग में वास्तुविद डाल के जाने लगा। जहां पर वास्तु का पहला सिद्धांत होता था कि लोगों को भयभीत नहीं करना, उसके अंदर के भय को निकालना, लेकिन आज वास्तुविद खुद डर दिखाने लग गया। ये वास्तु नहीं है, ये वास्तु नहीं है, और वास्तु आपके भाग्य से भी ऊपर नहीं है। आप जो पुण्य संचित करके आए हो उसको भोग आपको करना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। और जो पाप करके आए हो उसको भी आपको भोगना पड़ेगा। ये तीर्थंकरों ने, भगवानों ने भी, देखिए भगवान राम को फिर वनवास न होता, सीता जी ने इतने कष्ट ना उठाती यदि वास्तु तो आपको जीवन को आनंदपूर्ण जीवन यापन करने के लिए है। जैसे सुबह सुबह की लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज यदि आप नहीं लोगे तो उतना अपने आप को चैतन्य फील नहीं कर पाओगे। इसका ना वास्तु में लोगों ने सिर्फ मरने जीने, सब बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, इससे जोड़ दिया। बेसिकली स्वस्थ तरीके से जीवन यापन करने का नाम है वास्तु। जब आप स्वस्थ रहोगे तब बिजनेस कर पाओगे, बिजनेस से पैसा कमा पाओगे। ये तो पहला उसका सिद्धांत है कि आपकी हेल्थ को बेस रह करके ही बनाए गए वास्तु के सिद्धांत पूरी तरह से। तो ऐसे वास्तुविदों से पहचान के लिए मैं कहता हूं, आज मैं आपको भूमि के परीक्षण की एक ऐसी मेथड बता देता हूं जिससे हर आदमी अपने घर को चेक कर सकेगा। जब कभी कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि पानी तो सब जगह एक जगह से आता पूरे शहर में, लेकिन आप देख लेना सबके घर के टेस्ट में जरा जरा सा अंतर होता है। वो क्यों? पहले कभी कोई किसी के घर का पानी नहीं पीता था, क्योंकि उस घर की एनर्जी
और इंसान की एनर्जी पानी में सबसे पहले पहुंचती है। तो पानी के स्वाद से आप उस लैंड की एनर्जी को चेक कर सकते हो। जहां का पानी कड़वापन सा हल्का सा फील हो तो समझ लेना कि आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। आपके घर की यदि तुलसी सूख जाए तो समझ लेना कि एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो गई है। और जब कभी आपके घर में अनायास झगड़े विवाद बहुत ज्यादा होने लगे, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगे, तो समझ लेना कि आपकी घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो इसे कैसे चेक करेंगे? इसे चेक करने की तो बहुत सारी मेथड हैं। देखिए, मेरे पास तो मैंने एक अलग विद्या का मैं हूं। मैंने डाउजिंग से मैं चेक करता हूं, स्वर से जमीन को चेक करता हूं, स्वर से मैं बता देता हूं कि जमीन इतनी एनर्जेटिक है, ये जमीन रेसिडेंशियल पर्पस की है, ये कॉमर्शियल पर्पस की है, ये भूमि किसी काम की नहीं है। और स्वर आपकी सांस जितनी अच्छी चेक करके बताती है उतना कोई नहीं। जब चंद स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही हो और उसमें जल तत्व यानी 16 अंगुल और 12 अंगुल तक वायु आ रही हो तो वह लैंड बहुत बढ़िया है व्यापार के लिए, निवास के लिए। और जब वायु तत्व और आकाश तत्व और अग्नि तत्व चल रहा हो तो कोई भी स्वर चल रहा हो तो वो खराब है। इसके बाद मैं इन 2 कॉपर राडों से किसी भी लैंड को चेक करता हूं। जब जितनी इंटेंसिटी से ये राडें घूमती हैं उस आधार पर कह देता हूं वह भूमि उतनी एनर्जेटिक होगी। इस आधार पर मैंने सैकड़ों जगह हड्डी और मुर्दे निकलवाए हैं। आपके पास ही खुरई में संजय के यहाँ पर इस पर निकलवाया था, समैया के यहाँ पर एक मुर्दा गड़ा हुआ था जमीन में और बहुत दिक्कतें आ रही थी। एक छतरपुरिया जी गुना में हैं, उनके यहाँ के घर से 2 मुर्दे मैंने निकलवाए थे बहुत पहले, अनेकों जगह पर। तो वास्तु शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वत शब्द से हुई है संस्कृत के, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। लोग निवास की लैंड पर, लैंड एनर्जी पे बात ना करके आज सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन पे बात कर रहा है। ये यहां बनना चाहिए, वो वहां बनना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। उससे पहले है, जैसे आपने कहा, आपका भाग, वो बड़ी चीज है। तो जमीन का भाग उसकी लैंड एनर्जी है। लैंड एनर्जी यदि आपकी बहुत बढ़िया है तो फिर आपको जरूरत नहीं है, यदि यदा कदा यदि आपका ओरिएंटेशन आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान ब्रह्मस्थान में यदि यदा कदा कोई दोष है तो चल जाएगा। लेकिन यदि आपकी डेड बॉडी है, एनर्जी है ही नहीं है, और फिर आप अपनी टॉयलेट बंद करते फिर रहे, किचन और बेडरूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्या घर में मामूली संशोधन करके हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं कि या कभी कभी ऐसी स्थिति बच जाती है नहीं हमें पूरी तरह से घर छोड़ना ही पड़ेगा? ये भी थोड़ा एक आम आदमी को समझाएं, आम आदमी की भाषा में, कि यदि मान लो उसके घर में छोटी मोटी समस्या हैं, उनको बीमारी आ रही हैं, आपस में कलेश हो रहे हैं घर में, तो क्या वास्तुकार को दिखा के उसमें मामूली संशोधन करके वो ठीक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बिना तोड़फोड़ के ही वास्तु होती। तोड़फोड़ का विज्ञान वास्तु नहीं है। लोग बाग जो तोड़फोड़ में जुट गए हैं, और आप मामूली से मामूली सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र में आपको 3 बता देना चाहता हूं, जिससे कि हर व्यक्ति बिना ज्यादा खर्चे के अपने घर को बैलेंस कर सकता है, पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जैसे आपने एक सबसे बड़ी बात कही कि जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा रोगी हो रहा है, रोग जब से वो घर में आया, और रोग निश्चित मान लेना, जिस घर में यदि रोग बना रहता है उस घर में कोई ना कोई हड्डी गड़ी होगी ही। 100% ये हमारे जितने भी शिल्प ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार, गंधर्व पुराण, उन सब में उल्लेख आया। सबके सिद्धांत एक ही है, कहीं कोई अलग नहीं है। तो सल्ल हड्डी निश्चित। और जिसके घर में व्यापार नहीं चल पा रहा हो, समझ लेना कि उसके घर में जमीन में नीचे कोई ना राख बाल गड़े होंगे सल्ले के रूप में। तो अब इन सब के लिए करे क्या? खुदाई तो कर नहीं सकता व्यक्ति, तो इसके लिए वह अपनी जमीन में 3-4 इंच गहरे डिल होल करके ग्राउंड फ्लोर पे मरकरी इंजेक्ट कर ले। मेरे पास ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जहां पर बहुत हड्डियां गड़ी थी 4-4 फीट नीचे, और वो नहीं खोद के मार्बल नहीं तोड़ सकते थे, वहां हमने पारा डलवा दिया। पारा इंसान के अंदर जाता है, इंसान को खत्म कर देता है।
पारा जहां पहुंच जाता कोई नेगेटिविटी उसके पास बच नहीं पाती है। पारद की टिकियां हम गेहूं और अनाज की कोटी में डालते हैं, एक भी जीव उत्पन्न नहीं हो पाता, कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाती। तो आप सबसे पहले पारद की क्रिया करके नेगेटिविटी को समाप्त करें। दूसरा, अब आपको हम बात करते कॉस्मिक एनर्जी, ये तो कहलाती है जियोपैथिक एनर्जी, यानी भूमिगत ऊर्जाओं को आपने क्लीन कर लिया। अब कॉस्मिक एनर्जी है, उसके लिए आज एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है देशी गाय का घी। यदि जिस व्यक्ति के घर में अशांति मची हुई है, छाई हुई है, एक आग्नेय कोण पे स्वास्तिक बना करके पीले चावल से और एक अखंड दीप 48 घंटे को सांस को रोक करके सगुण में प्रज्वलित कर दे, तो घर की धीरे 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 उसके घर की तो ठीक, आजू बाजू के घर की भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तीसरा ब्रह्मास्त्र मैं देता हूं कि जो कि आपको अपने घर में डेली करना है। आप एक छोटा सा 10 ग्राम घी का दीपक जलाएं, उसके ऊपर एक प्लेट रखें और उसमें भीमसेनी कपूर, जरा सा एक टिकली ओरिजिनल भीमसेनी रोस्ट करेंगे, पिघलाएंगे। पूरे घर में इतना बढ़िया आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा, नेगेटिविटी धू धू कल के खत्म हो जाएगी। लास्ट और मैं देता हूं पोंछे के माध्यम से, क्योंकि जूते चप्पल हर घर के प्रवेश हो गए, कहीं से भी आप नेगेटिविटी जूते चप्पलों के माध्यम से अपने घर में ले आते हैं, उसके कारण आपके घर में अचानक ही तूफान आ जाता है, अचानक ही लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता। वही लोग, वही घर, वही वास्तु, वही सब कुछ कहां से आ गया, वो ऐसे आता। तो इसके लिए आप एक प्रकार का आज मैं पोंछा बता रहा हूं, गंधक यानी सल्फर और सेंधा नमक, मतलब जो देशी नमक होता डल्ली वाला, वो ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा 10 बूंद गाय का मूत्र, देशी गाय का मूत्र, और पोछा लगा दीजिए। बस देखिए क्या आनंद आएगा, बढ़िया पॉजिटिविटी आ जाएगी। बस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जैसे मैं इन 2 राडों से चेक करता हूं और देख लेना, ये राडें अपने आप घूमना शुरू कर देंगी। तो आप, यदि आपके घर में यदि पॉजिटिविटी है तो आपके सकारात्मक सोच आपके मन में, आपकी कार्यशैली में, सब में आएगी और आप सकारात्मक रहो। सर एक चीज हो रहा है कि किसी के घर पे संपन्नता है, बहुत फल फूल रहा है खूब, तो कई लोग कहते हैं उनको नजर लग गई है, तो इससे बचने के लिए क्या है? देखिए, निश्चित रूप से ये चीज होती तो है, हमारे अष्टांग निमित्त में इसकी बात आई है, 8 निमित्त होते हैं और उसमें नजर दृष्टि दोष भी होता है। और जैसे किसी भी व्यक्ति की मतलब भावनाएं, यदि मतलब उसकी केमिस्ट्री यदि खराब होती है तो वो कहीं टोक देता है, तो उसका इफेक्ट उसके शब्दों का उस घर की हर वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हो जाता है। जैसे दर्पण सबसे सॉफ्ट चीज है, दर्पण उस घर का जल्दी से टूटेगा यदि दृष्टि दोष होगा। तो उससे बचाव के लिए आज मैं एक सबसे बढ़िया उपाय दे रहा हूं। आप अपने घर के दरवाजे के बाहर, अभी आपको 11 आ रही है, छोटी दिवाली जिसे बोलते हैं, शायद मंगलवार के दिन है, और मंगलवार के दिन आप काजल बनाइए देशी गाय के घी का। यानी काजल बनाना सबको घर में आता ही होगा। एक दीपक जलाइए, थोड़ा सा उसमें वो आने एयर पास होने के लिए उजेला रखिए और ढक्कन ढक दीजिए, उसकी लो से काजल बन जाएगा। छोटा सा काजल का स्वास्तिक आप अपने दरवाजे के बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड की भुजा पर बना दीजिए, दरवाजे के बाहर, कोई दृष्टि दोष नहीं होगा। दूसरा और एक उपाय देता हूं, नारियल को लीजिए और काले कपड़े में बांधिए, उल्टा लटका दीजिए आप, कोई नजर दृष्टि आपके आ नहीं पाएगी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और मेरे दर्शकों की ओर से है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं क्या हम वास्तु में परिवर्तन करके किसी का नुकसान भी कर सकते हैं? जैसे मान लो किसी को किसी से दुश्मनी करनी है, भाई भाइयों में दुश्मनी है, तो तमाम वास्तु वाले आजकल ऐसे भी आ गए हैं, वो कहते हैं हम एक इधर से उधर सरकाएंगे, सामने वाले के या तो प्राणघातक उसके ऊपर आफत आएगी या वो बर्बाद हो सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि वास्तु के जरिए लोगों को बर्बाद किया जा सकता है? बिल्कुल, ये निहायत गलत बात है, और जो ऐसी बातें वास्तुविद करते, पहली बात तो वो वास्तुविद ही नहीं है। वो तांत्रिक हो सकते हैं पर वास्तुविद, हाँ, तांत्रिक हो सकते, वास्तुविद नहीं हो सकते। वास्तुविद वो है ही नहीं जो कभी किसी दूसरे का बुरा करे या बुरा सोचे भी, बुरा सोचे, बुरा करे, और जिसका खान पान, आज तो कुछ भी परिभाषा ही बदल गई। बेसिकली जो वास्तुविद होता है वो कायदे से ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करने लगता है, उसका खान पान, आचार विचार सब शुद्ध होना चाहिए। आज मीट मटन मांस खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, सारे कुकर्म कर रहे हैं, वो वास्तुविद, वो तो घर में घुसाने के लायक भी नहीं है।
आप वो क्या वास्तु ठीक करेंगे? आज मैंने देखी दिल्ली में कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें नॉन वेज ट्रेनिंग में खिलाया जाता है। जब ट्रेनिंग में वास्तुविदों को खा रहे हैं नॉन वेज, वो वास्तुविद कैसे? उनके करने से हमारे घर में अच्छा कैसे हो जाएगा? ये विचार आपको सोचना चाहिए, खुद ही उनके चरित्र और आचरण को देखना चाहिए, तब उन वास्तुविदों को। यही तो परीक्षण की सबसे बड़ी मेथड है। तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, बुरा तो उसके कर्म करते हैं। और उसकी वास्तु ध्यान रखना, कोई भी वास्तु जीवन भर परेशान नहीं करती है। कोई भी वास्तु, जैसे ईशान की टॉयलेट आपके जीवन भर परेशान नहीं करेगी। जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब उस दोष का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, 25 साल तो मेरे अच्छे निकल गए, अब कैसे ये दिक्कत आ गई? तो उस समय उसकी देखिए 9 ग्रह हैं जो वो आपके घर में ही आपके कॉर्नर में बैठे हुए हैं। जैसे सूर्य ग्रह है पूरब में बैठा हुआ, आग्नेय में आपका शुक्र बैठा हुआ, दक्षिण में आपका मंगल बैठा हुआ है। ऐसे पूरे 9 ग्रह बैठे, और 9 ग्रह ही आपकी कुंडली में बैठे हुए। जब उनकी महादशा, दशा, अंतरदशा आएगी, तब उस कॉर्नर का नंबर आएगा, तब उस कॉर्नर को ठीक कर लो। जो आज सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं कि जब आपकी कुंडली की ग्रह स्वामी से ही घर बनता है। उस ग्रह स्वामी की जो दशा महादशा, जैसे गुरु की आई, गुरु का वास आपके वास्तु में है ईशान कोण पे। ईशान कोण को साफ सुथरा रखो, ओपन रखो, मिरर लगा दो, जिनवाणी रख दो, और भी साफ सुथरा रखो, नीचा रखो, ऊंचा मत रखो, भारी सामान नहीं रखो। उस गुरु को अच्छा, गुरु की दिशा को अच्छा रखोगे, दिशा को, तो आपकी दशा अपने आप अच्छी बनी रहेगी। चलिए, एक सामान ये भी है कि मैं एक ऐसे वास्तुकार को जानता हूं जिन्होंने अपने पूरी जीवन लोगों का वास्तु ठीक करना और धनार्जन करने का काम किया, उनसे पैसे भी लिए, सब कुछ किया। लेकिन मैं उनकी पर्सनल स्थिति देखता हूं तो ना तो उनके घर में शांति है, बच्चों में झगड़े हैं, खुद बीमार पड़े हुए हैं। तो क्या उन लोगों का वास्तु ठीक करने वाले अपने घर का वास्तु ठीक नहीं कर पाए, या पूर्व जन्म के कर्मों का कुछ उदय आया कि वे खुद ही तकलीफ में है, दूसरों की क्या तकलीफ दूर कर पाएंगे? सर, आपके पास एक, मेरे पास अनेक एग्जाम्पल ऐसे हैं, अनेक एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो अपनी खुद की दुकान नहीं चला पाए और दूसरों की वास्तु ठीक करने गए, दुकान धीरे धीरे बंद हो गई, एक भी नहीं। ऐसा मुझे भी चैलेंज दिया था कि सर, वो जब मैंने ये एग्जाम्पल, एक मेरा पारस चैनल में एपिसोड चलता था जैन वास्तु रहस्य, 2011-12 से कंटिन्यू 18 तक चला है। उसमें मैंने कहा था कि लोग बाग खुद की वास्तु ठीक नहीं कर पाते हैं और वास्तुविद बने। तो मुझे एक मैसेज आया था कि सर, आप भी व्यापार करके कोई इंडस्ट्री डाल के बताइए। और मैंने 2017 में इंडस्ट्री डाली, सुपर सक्सेस है। आज वास्तव में जो लोग दुनिया में कुछ नहीं बन पाते हैं, वो आज वास्तुविद बन गए। खुद दूसरों के लिए ज्ञान देने चलते हैं, अपनी वास्तु ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरों की ठीक करेंगे कैसे? सिर्फ उनके पुण्य का उदय आता है और कुछ उसको स्वयं अच्छा होने लग जाता है और वो क्रेडिट दे देता है वास्तुविद के लिए। यही चल रहा है इस दुनिया में, और कुछ नहीं चल रहा। सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में अचानक आया है और बड़ा मजेदार सवाल है। सवाल यह कि वास्तु में और टोटका शास्त्र में क्या अंतर है? क्योंकि अभी आपने कुछ चीजें बताई मुझे, वो टोटका शास्त्र से संबंधित है। बिल्कुल टोटके हैं। तो टोटका और वास्तुशास्त्र दोनों अलग अलग हैं, मैं जहां तक समझता हूं। बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जिसे आप टोटका माने या कुछ भी माने। जैसे मैंने कहा काला, टोटके से भी वास्तु सुधरता है? टोटके से उसे कह सकते हैं या साइंस कह सकते हैं। जैसे मैंने काला काजल बताया, जैसे मैंने काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधना बताया। काला कपड़ा क्या है? एब्जॉर्ब करता है सारी, जितने काले कपड़े कोट पहन के निकलोगे, हाँ, कोट पहन के निकलोगे, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक इसी तरह से काला मैंने वो टंगवा दिया, लटकवा दिया कि वह सारी की सारी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले, और यदि कोई निगेटिविटी आए, पॉजिटिविटी को वहीं आपके घर में प्रवेश आने दे। सर, आजकल ये देखने में आया कि जितने भी ये जो प्रवचनकार हैं, वो लोग सब टोटका शास्त्र पढ़ने लगे हैं और अपने प्रवचनों के जरिए पूरे टोटके सिखा रहे हैं। ये कितना उचित है? मतलब एक ऐसा सवाल है जो वाकई मुझे भी बड़ा परेशान करता है। देखिए, वास्तव में आज की डेट में टोटकों की बाढ़ सी आ गई है, ये बिल्कुल सर, लेकिन इनमें कोई खास दम नहीं है। यदि कोई भी टोटका, जिससे मैंने अभी आपको प्रूफ किया,
यदि इस तरह से यदि कोई साइंस होती, जैसे नींबू और मिर्च का टांग देना, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और जो भी कोई नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी एनर्जी आती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ऐसे टोटका और साइंस समान। आपका ये कहना है कि यदि टोटका की भी कोई बात कह रहा है तो उसका साइंटिफिक रीजन को पहले तलाशें, फिर उसे स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जो देखो वो चीज को उठा लाओ, नदी में बहाओ, ये कोई तरीका नहीं है। ये मैं इन सबको बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। साइंटिफिक जिसमें साइंस नहीं हो वो काय का टोटका। कुछ भी लोग, मैं यहाँ पर बहुत ओपनली बताना नहीं चाहूंगा, वैसे ही लोग मेरे से बहुत नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा कि मैं बहुत बेबाक बोलता हूं और बोलने में मैं हूं गड़बड़, लेकिन मुझे इस बात का दुख बहुत ज्यादा है कि वास्तु को आज सबसे ज्यादा यदि क्षति पहुंचाई है तो सिर्फ वास्तुविदों ने। यदि वास्तु ऐसे चलती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि वास्तु समाप्त हो जाएगी। ये जिनवाणी का अंग है, जिनवाणी का अंग है। ये भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्र को अलग अलग ज्ञान दिया था, विश्वकर्मा को ज्ञान दिया था, संपूर्ण ज्ञान दिया था। ये कोई विद्या, कोई ऐसी विद्या नहीं है, लेकिन इस विद्या को आज हम लोगों ने प्लास्टिक का वास्तु बना दिया। आज हमारे देश में जिसके लिए बैन लगाने की तलाश हो रही है, बैन लगाया जा रहा, आज प्लास्टिक की बाढ़ सी आ गई। प्लास्टिक की पट्टियों से वास्तु दोष निवारण होने लगा। मैं जाता हूं, हर घर में पीली हरी नीली पट्टी है, दरवाजे पे पट्टी है। तो ये क्या वास्तु? ये वास्तु है। चलिए, आपसे ये जो बातचीत का सिलसिला है ये निरंतर जारी रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सारे लोगों के जो सवाल होंगे मैं आपसे फिर से पूछूंगा। आज हमने राजेंद्र जी से वास्तु के बारे में बात की, टोटके के बारे में बात की, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी से उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन राजेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें कही। इनका ये कहना है कि मेरा जो वास्तु है, मेरा जो विज्ञान है वो टोटल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आधार है, और कोई भी व्यक्ति मुझसे बात कर ले, मैं जो भी बात करता हूँ वो वैज्ञानिक आधार पे करता हूँ, और वास्तु तो पूरा विज्ञान है, जैसा कि उन्होंने पूरा समझाया है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप आज टिप्पणी जरूर करिए, आप कमेंट जरूर लिखिए। आप राजन जी से क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं अगले बार फिर उनसे वास्तु के बारे में बात करूंगा। आपके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब लेने की भी कोशिश करूंगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।